आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रयाग स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं और जो हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका एमपी सब इंस्पेक्टर उसमें 70 नंबर की हिंदी है। वहीं आपका अगर देखा जाए तो संविदा शिक्षक उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इन क्वेश्चनों को आज शुरू कर रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य में हम देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिए, किनके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। कौन सा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 4 काल हैं। हमें ये भी देखना है कि ये काल कब से कब तक चला। आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी तक। जो भक्ति काल था वो 1350 से 1650 तक। रीतिकाल 1650 से 1850 तक। और जो आधुनिक काल है वो है 1850 से अब तक का रहा। अब इन 4 कालों में जो प्रमुख कवि रहे हैं उन कवियों की हम बात करेंगे कि प्रमुख कवि कौन थे। तो एक इससे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य को किसने बांटा था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो आइए हम देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि कौन रहे हैं। कवि हैं आमीर खुसरो, चंदवरदाई, विद्यापति, नरपति नाला और जगनी। ये जो 5 है, ये पांचों क्या है? आदिकाल के प्रमुख कवि बहुत रहे, लेकिन जो प्रमुख कवि वो ये 5 हैं। अब आइए, हमने कवि याद किए, लेकिन इसको हम याद कैसे करें, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए जो बहुत ही आपके लिए आसान रहने वाली है। तो जो हमारी ट्रिक है वो देखिएगा कैसी है कि आमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। आमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। आमीर से बनेंगे आमीर खुसरो, और विद्या चंद से चंदवरदाई, विद्या से विद्यापति, और नाले से है नरपति नाला, और जा से क्या आ जाएगा? जगनिकी। इस प्रकार के ये 5 के 5 कवि हमें एक लाइन में याद हो गए। वो क्या था? आमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। कम से कम आपको 2-3 बार इसको बोलना है और साथ में नोट करते हुए जाना है दोस्तों। आमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। अब जो आमीर खुसरो हैं, तो आमीर खुसरो की कुछ रचनाएं, ये तो हो गए हमारे कवि। अब उन कवि की कुछ रचनाएं हैं वो हमें याद करनी है। तो आमीर खुसरो की जो रचनाएं है वो हम याद करेंगे कि खली की हालत नाजुक है। आप जानते हो कि द ग्रेट खली, तो आप ऐसे याद रखते हैं कि खली की हालत कैसी है? नाजुक है। अब इनसे कौन सी इनकी रचनाएं बनने वाली? तो पहली रचना है दोस्तों, खली से बन जाएगा खालिक ए बारी। हालत से क्या होगा? हालात ए कन्हैया। और ना से क्या बन जाएगा? नजराना ए हिंद। ये 3 रचनाएं हैं आमीर खुसरो की। अब कुछ जो रचनाएं हैं इनके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि आमीर खुसरो के और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद करते हुए जाना, 2 से 3 बार बोलना, तब जाके आपको याद होगा। आमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। आमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। आमीर खुसरो को तबला, सितार और गजल का जनक भी कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद आमीर खुसरो के बाद है विद्यापति, और विद्यापति की रचनाएं हम देखेंगे दोस्तों। तो एक लाइन याद रखनी है आपको, विद्या के पद कीर्ति व लता के पताका हैं। विद्या के पद कीर्ति व लता के पताका हैं। विद्या से विद्यापति हो जाएगा दोस्तों, पद से होगा पदावली। क्या हो जाएगा? पदावली। कीर्ति से कीर्ति लता, और पताका से कीर्ति पताका। दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे भक्ति काल के बारे में। तो जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसको हम एक शानदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। और वो ट्रिक आपके सामने लिखिए दोस्तों कि तुलसी और मीरा रहीमदास की कब्र पर सूरजमुखी का रस चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है ताकि आपको ये याद हो जाए। जिसे पढ़ना है कि तुलसी और मीरा रहीमदास की कब्र पर सूरजमुखी का रस चढ़ाते हैं। तो देखिएगा आप ट्रिक में आपको कैसे बन जाएगा। तुलसी से बन जाएगा तुलसीदास, मीरा हो जाएगा, ये दूसरा आपको याद हो जाएगा दोस्तों। रहीम से रहीम बन जाएगा, रहीम दास हुआ। अब देखिएगा एक यहाँ भी आप दास से कर सकते हो, रेदास। क्या हो जाएगा? रेदास। ठीक है, और यहाँ देखिएगा कब्र से क्या बन जाएगा आपका? कबीर दास। ठीक है, यहाँ से आपका कबीर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो गए। सूरजमुखी, तो यहाँ बन जाएगा सूरदास। कितने हो गए दोस्तों? 6।
और यहाँ हो जाएंगे आपके रस खान। रस क्या हो जाएंगे? रस खान। तो आपको बोलना है कि तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र पर सूरजमुखी का रस चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाओं से एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन सी रचनाएं किन कवियों के द्वारा लिखी गई हैं। तो आइए दोस्तों, जो अगला है वो समझिएगा। यहाँ हमने बोला गया है कि सूरजमुखी, जो सूरजमुखी हैं, सूरदास हैं, सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देखो, सूरदास हैं तो आपको सूर लेके चलेंगे तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्यिक लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, स्वर पचसी और भ्रमर गीत। तो ये क्या हो गए दोस्तों? आपके हुए सूरदास की प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर सारावली किस कवि के द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपको बताना पड़ेगा किन के द्वारा लिखी गई रचना है? सूरदास के द्वारा। अगला जो दिया गया है वो है कबीर दास की प्रमुख, और बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछा भी गया है कि कबीर दास की प्रमुख रचनाएं। तो ये दो देखिएगा, दो लाइन एग्जाम में पूछी गई है। क्या? कि कबीर दास की वाणी को क्या कहा जाता है? वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। जो कबीर दास ने अपनी रचनाएं लिखी वो का डिटेक्टर भी कहा जाता है। और जो कबीरदास की भाषा थी वो कैसी थी दोस्तों? सधुक्कड़ी भाषा थी। याद रखिएगा, कबीरदास की भाषा कैसी थी? सधुक्कड़ी थी। कबीरदास की एक रचना थी बीजक। क्या रचना थी दोस्तों? बीजक, बिल्कुल याद रखना है। और आपसे ये पूछा जाता है कि साखी सबद रमेनी, ये तीन अलग अलग हैं, तीनों खंड अलग अलग है, इनको इनका संग्रह कहाँ पर है? तो इनका संग्रह कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों? बीजक में मिलेगा। कि साखी सबद रमेनी, इन सभी का जो संग्रह है वो क्या है? बीजक है दोस्तों। ठीक है, अगला जो मीरा है, जो मीरा की रचनाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मीरा की रचनाएं देखिएगा कौन कौन सी है। तो मीरा की जो रचनाएं हैं वो है गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा राग गोविंद। ठीक है, राग गोविंद। ठीक है, और अगला जो पढ़ेंगे वो है राग सोरठा का पद। ठीक है, यहाँ आप हिंदी में लिख लीजिएगा, राग सोरठा का पद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। किन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम? मलिक मोहम्मद जायसी। ये कौन है? ये पूरे जितने भी भक्ति काल थे उन भक्ति काल में प्रमुख कवि हैं दोस्तों। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आप सुनते रहिएगा। तो अगर हम यहाँ पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, तो इनकी जो सबसे मेन जो है वो इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि ये किसके दरबारी थे। तो ये किसके दरबारी थे? ये थे शेर शाह सूरी के। अगर पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि थे, तो वो आपके हो जाएंगे शेर शाह सूरी के हो जाएंगे। उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, बारामासा। ये क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। तो आइए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई जो आपका भक्ति काल है उसको दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? सगुण और निर्गुण में बांटा गया था। बहुत ध्यान से समझिएगा ये चीजें कि सगुण और निर्गुण में बांटा गया था। और इसको बांटा गया था, जैसे हमने लिखा, एक सगुण और एक हो जाएगा दोस्तों निर्गुण। ठीक है, अब निर्गुण और सगुण इनको याद समझिएगा। जो सगुण होता है, सगुण में क्या होता है? जिसकी आप भक्ति करते हो, ठीक है, वो आपके सामने होता है, भगवान मान के करते हो। और निर्गुण में क्या होता है? आपके सामने चेहरा नहीं होता है। तो सगुण में कौन कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा दोस्तों राम भक्ति शाखा, और एक आ जाएगा आपका कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, वहीं अगर मैं निर्गुण की बात करूं तो इसमें भी दो आ जाएंगे। एक आ जाएगा संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। ठीक है, नोट करते जाइएगा। जो आपका सगुण था उसमें मैंने बोला था राम भक्ति। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन से हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें कृष्ण भक्ति की, तो कृष्ण की पूजा जो उनके यहाँ जो रचनाएं लिखी और उनकी जो भक्ति की वो कौन है? आपके मीरा हो जाएंगे, रहीम हो जाएंगे और रैदास सूरदास। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये आपके कौन हो गए? ये हो गए आपके कृष्ण भक्ति शाखा के। वहीं निर्गुण की बात करें तो एक संत, जहाँ संत रूपी होते हैं कि भाई जो जिनकी आस्थाएं होती है संत रूपी, उसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके कबीर हो जाएंगे और रसखान हो जाएंगे। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं सूफी, तो सूफी के हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो आपको अब भक्ति काल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो हो जाएगा रीति काल। क्या हो जाएगा?
रीतिकाल हो जाएगा। और रीतिकाल को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, ये 3 है। और तीनों के जो प्रमुख कवि हैं वो देखते जाइएगा। रीतिबद्ध के जो प्रमुख कवि वो केशव दास हैं, रीति मुक्त के प्रमुख कवि घनानंद है, और रीति सिद्ध के जो हैं वो हैं बिहारी। ठीक है, ये तो 3 प्रमुख कवि हैं, लेकिन जो और हैं वो हम उनको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब हम इनकी बात करें तो एक शानदार ट्रिक है इसको याद रखने की, कि भिखारी दास की सेना ने बिहारी की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि भिखारी दास की सेना ने बिहारी की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। तो देखिएगा, भिखारी से क्या बन जाएगा, भिखारी दास बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सेनापति, और बिहारी से दोस्तों बिहारी हो जाएगा। और अगला जो है भू से क्या बन जाएगा, भूषण, और जो आपका लिखा कर उससे क्या बन जाएगा, पद्मा कर, और आनंद से क्या हो जाएगा दोस्तों, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, घनानंद हो जाएगा। 6 और 7वां आपको याद रखना है केशव दास। इस प्रकार हमने जो प्रमुख कवि थे रीतिकाल उनको समझा, हमने तीनों को समझा। पहले समझा था दोस्तों हमने आदिकाल, भक्तिकाल, और फिर अब हम समझ रहे हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल की बहुत शानदार ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी ताकि अच्छे से आप लोग उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी ट्रिक हो गई। अब इनकी कुछ जो रचनाएं हैं उनके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो उनकी कुछ रचनाएं हैं केशव दास की, तो इसके लिए भी दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छी ट्रिक रखी हुई है कि रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। ठीक है, ये इसमें कुछ ट्रिक भी और बहुत मैं डीपली आपको समझा भी रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छे से इनको समझना है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए MPSI है, UPSI में हिंदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और यही आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इनको समझिएगा। तो ट्रिक देखिएगा केशव दास की कि रामदास जहाँ विज्ञान माला वहां, तो राम से क्या बन जाएगा, रामचंद्रिका हो जाएगा दोस्तों। और जहां से क्या हो जाएगा, जहांगीर जय चंद्रिका, विज्ञान से बनेगा विज्ञान गीता, और माला से बनेगा छंदमाला। तो केशव दास की जो प्रमुख रचना है तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी, रामचंद्रिका, जहांगीर जय चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे बिहारी की रचना। एक सिंगल आपको याद रखनी है, बिहारी की जो रचना है वो बिहारी सतसई है। क्या है, बिहारी सतसई। 2 आपके कवि और उनकी मैंने रचनाएं लिख दी। अब हम बात करते हैं घनानंद, और घनानंद की आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिएगा क्या याद करना है कि सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। क्या याद करना है दोस्तों, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई। अब देखिए कौन कौन सी उनकी जो रचनाएं जो आपको याद करनी है। तो उनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो हो जाएंगी आपकी सुजान सागर, सुजान, सूज से क्या जाएगा, सुजान सागर, सुजान संबोधन। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। जो सुजानंद से था उससे सुजान सागर, सुजान संबोधन। ठीक है, की बिल्ली, बिल्ली से याद रखेंगे रसकेली बिल्ली, ये रचनाएं हैं घनानंद की। सुजान सागर, सुजान संबोधन, रसकेली बिल्ली, और लीला से क्या आ जाएगा, बिरहा लीला। क्या जाएगा, बिरहा लीला, और कांड से क्या आ जाएगा, कृपा कांड। तो इस प्रकार आप घनानंद की 5 रचनाएं आपने एक ही लाइन में याद कर ली। आप इनको बार बार दोहराइएगा 2 से 3 बार। सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ हम देखेंगे कि पद्माकर, जो पद्माकर थे उनकी कौन कौन सी रचना है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा लेकर आया हूँ दोस्तों, तो आपको याद ही रखना है। बाकी जो हम एक और वीडियो रहेगी उसे हम सिर्फ ट्रिकी वाइज बना देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण सभी कुछ है, आपको पूरा देखते हुए चलना है। तो यहाँ देखिएगा मैंने पद्माकर की रचना के लिए एक ट्रिक बनाई है कि जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं। क्या है, जगत में राम और गंगा के पद कैसे हैं, 50 हैं। जगत से बन जाएगा जगत विनोद। क्या बन जाएगा दोस्तों, जगत विनोद। और राम से बनेगा राम रसायन। क्या बनेगा, राम रसायन। गंगा से बनेगा गंगा लहरी। क्या बन जाएगा, गंगा लहरी। जगत में राम और गंगा के पद 50 है। इस 50 को आप हिंदी में लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका, गंगा से गंगा लहरी, पद से बना पदाभरण। क्या जाएगा, पदाभरण हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा इससे, पदाभरण।
ठीक है। और 50 से बन जाएगा प्रबोध 50। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रबोध 50 हो जाएगा। वहीं भिखारी की आपको जो देखना है, भिखारी की प्रमुख रचना जो भिखारी दास है ना, भिखारी है, इसको थोड़ा सा लिखिएगा, भिखारी दास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि भिखारी का निर्णय, क्या याद रखेंगे दोस्तों हम? भिखारी का निर्णय। निर्णय से आपको ये रहेगा जो भी उनका रचनाएं हैं उसमें निर्णय लगा हुआ है, काव्य निर्णय, रास निर्णय, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है भूषण की प्रमुख रचनाएं। भूषण की प्रमुख, तो आपको है ना भूषण के शिव, क्या याद रखेंगे आप? भूषण के शिव, यानी उनकी जो रचनाओं में शिव है, तो शिवराज भूषण और शिववामनी। आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? शिवराज भूषण और शिववामनी, ठीक है। तो आज हमने कहाँ तक देख लिया दोस्तों? हमने देख लिया आपको रीतिकाल के, मैंने पूरे बता दिए आपको, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। कल हम आधुनिक काल की एक मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों, तो जो आप पार्ट 2 है उसमें आप देखिएगा। साथ में आप लोगों को दोस्तों जो आपके मेन है वो क्या हो जाएंगे कि आपको लाइक करना है, ये आपको नहीं भूलना है। उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको नई से नई वीडियो लाते रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहने वाली है कि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो उनका जो कुछ फल है वो भी आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।